नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल यूपी में लेके आना चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद अब यूपी में आना चाहते हैं। चाचा शिवपाल यादव ने साफ तौर पे अखिलेश यादव की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। साफ तौर पर ठुकरा दिया। प्रियंका गांधी की मौजूदगी जब दर्ज कराई लोकसभा चुनाव से पहले 2019 से पहले, तो योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ा सा खतरे घंटी बजने लगी थी। अब उस घंटी का क्या हुआ? अब उस घंटी को छोड़िए, हम उस कांग्रेस की बात करना थोड़ा छोड़ते हैं। आज इस वीडियो में आज डेट ये है, आज एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल क्या आखिर यूपी की जनता को समझ में आएगा? अगर समझ में आएगा तो क्या अड़चने हैं जो आम आदमी पार्टी के बीचों बीच आ रही है? असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में आना बीजेपी के लिए सही, गलत या बहुत अच्छा या सौभाग्य या फिर प्री प्लानिंग है? क्या है? इन सारी बातों को लेकर के आज मैं एनालिसिस करना चाहता हूं और मैं आपको बता दूं कई सारे पॉइंट्स को लेकर के एनालिसिस किया जाता है। मैं यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट के लेके चल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एंड असदुद्दीन ओवैसी। देखो, अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। उस सबक से सीखने के बाद उन्होंने एक और सबक ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़े बड़े दलों के साथ नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ अलायंस किया था तो अखिलेश को नुकसान उठाना पड़ा, सत्ता तक गंवानी पड़ी। मतलब राज्य को युवाओं का साथ पसंद है, इस तरह का कुछ स्लोगन चला था। उसके बाद बसपा की लॉटरी इसी सपा ने लगा दी थी। मुलायम सिंह यादव बार बार कहते थक गए थे कि आप बसपा के साथ अलायंस मत कीजिए, लेकिन अलायंस किया। नतीजा क्या हुआ? 2014 में जहां बीएसपी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं निकलती है, वहीं अलायंस के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हो जाती हैं और अखिलेश यादव को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर के तमाम एनालिसिस निकले हैं कि किस तरह से किसने किसको क्या धोखा दिया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो छोटे दलों के साथ जाएंगे, बड़े दलों के साथ नहीं। अब आप कहेंगे कि भैया यूपी में दल हैं कितने? मैं आपको बता दूं यूपी में दल कितने हैं। राजभर, संजय चौहान, अपना दल, तमाम कई छोटे मोटे और भी दल हैं जिसके साथ अलायंस करके सत्ता तक पहुंचने की कोशिश इन लोगों की रहेगी। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अब उनका मॉडल यूपी के लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दिल्ली का मॉडल क्या है? फ्री में आपको बिजली मिलेगी, फ्री में आपको इलाज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री में। इस तरह का कुछ है उनका दिल्ली मॉडल। अच्छा है? क्या यूपी की जनता को पसंद आने वाला है? पसंद आने से पहले कि यूपी की राजनीति के बारे में मैं बता दूं आपको, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, हर राज्य की बात है कि हर राजनीति में जाति फैक्टर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल क्यों ना सही। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, वो मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका दिल्ली मॉडल है जो सक्सेसफुल दिखाया जाता है मुझे और आपको। हमें भी लगता है कि काश ऐसा सरकारी हॉस्पिटल, ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूशन अगर हमारे बच्चों को मिल जाता तो शायद राजनीतिक रैलियों में भीड़ कम होती। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2019 से पहले कभी यूपी नहीं आए। 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, 80 सीटों पर लड़ा, 76 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है, 75 सीटों पर जमानत को जब्त किया जाता है। फिर स्थिति गंभीर होती है तो वो गोवा, पंजाब और पास का एक और राज्य है दिल्ली में ही अपने आप को समेटा। जब 6 साल बाद फिर से जब वो सीएम बन जाते हैं तो फिर से वो अपने पैर पसारना शुरू करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है कि अब वो यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुना तो हमने ये भी है कि सपा ने कुछ सीटें अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ने का फैसला किया है। हम इसको अभी #नॉट कन्फर्म्ड फैक्ट कहेंगे अभी, ठीक है? आगे पता चलेगा क्या स्थिति होने वाली है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिल्ली वालों को इतना पसंद आया तो यूपी वालों को यह मॉडल क्यों पसंद नहीं आएगा? जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली की आबादी मुझे और आपको पता है कि शहरी ज्यादा है, गांव बस्ती वाले थोड़ी सी कम है, और यूपी में जस्ट इसका उल्टा है। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक शहरी सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, लेकिन यह उतना सपोर्ट नहीं होगा कि वो सीट में तब्दील करा दे। दिल्ली से यूपी तकरीबन 11 गुना बड़ा है। यूपी की 70% आबादी गांव में रहने वाली है और अरविंद केजरीवाल की जो पहचान है वो शहरी वोटरों में बहुत ज्यादा है। तो यहां एक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा
चैलेंज है और इन 72% लोगों तक अपनी पहुंच को बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पैन इंडिया में चुनाव नहीं लड़ती है, क्योंकि अभी वो दिल्ली, गोवा और पंजाब में ही है। तो उनके जो वर्कर्स होते हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो वहां पर एक्टिव हैं। यूपी में उतने एक्टिव नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने अपनी शाखाएं और बीजेपी ने अपनी जड़ें 2019 के चुनाव से पहले 2016 के बाद अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। तभी मैंने और आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से आसपास की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर 18 के आसपास सीटें नरेंद्र मोदी की सरकार को मिली थी। यह सिर्फ एक, जब जड़ें आपकी मजबूत होती हैं, जब आप वहां पर जाकर कैंपेनिंग करते हैं तो इसका असर दिखाई देता है। अब ये वही कॉन्फिडेंस है जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब अमित शाह जी उस रैली में हैं। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल की जड़ें अभी यूपी के अंदर नहीं है। इन तक पहुंच बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। यूपी की राजनीति में जाति फैक्टर एक अहम रोल को प्ले करती है। अगर आपके पास सही नेता नहीं है जिसकी जमीनी पकड़ हो और अलग अलग जाति का नहीं है, तो आपको सीटें मिलेंगी ज्यादा, ऐसा सोचना एक बेईमानी बन जाता है। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक ही ठाकुर नेता है जिनका नाम है संजय सिंह, और वो भी सिर्फ दिल्ली में ही बहुत एक्टिव रहते हैं, यूपी में कम। अब यूपी में अब आम आदमी पार्टी को दलित नेता भी चाहिए, यादव, कुर्मी, मुस्लिम फेस चाहिए, और अगर इनको वो फेस नहीं मिलता है तो सीटों में तब्दील करना आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए एक पर्सपेक्टिव ये भी लेके चलते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल दिल्ली में था, अब वो मॉडल यूपी में लोगों को समझ में आ गया, वोट देना शुरू हुआ। तो नुकसान किसको होगा? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजनीति पूरी जो केंद्रित रहती है अरविंद केजरीवाल की, वो गरीब, झुग्गी झोपड़ी और फ्री वाली रहती है। तो अगर ये मॉडल यूपी में लोगों को समझ में आ गया तो सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की स्वीकार्यता दिनों रात बढ़ती जा रही है। यह स्वीकार्यता ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है। आप सभी को मैं याद दिला दूं, चाहे मुद्दा सीएए का हो, एनआरसी का हो, जहां असदुद्दीन ओवैसी सड़क पर जा रहे हो, वहां खड़े होकर के अपने इस मुद्दे को लेकर के अपनी प्रखरता के साथ इसका विरोध करते थे। संसद में खड़े होकर के प्रमुखता के साथ इसका विरोध किया करते थे, मीडिया में इसका विरोध कर रहे थे। तो जब उनका टेलीकास्ट लोगों के दिमाग में जब गया, जब दिन रात उनको लेकर के चर्चाएं होने लगी, तो लोगों को लगने लगा कि ये हमारा एक ऐसा नेता है जो वाकई हमारे हित के लिए सोच रहा है। तो स्वीकार्यता बढ़ती गई। बिहार में आपने देखा 5 सीटें जीत गई, और वहीं हम देखें महाराष्ट्र में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कर दिया है। बिहार में आप देखेंगे तो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने जो अपने कैंडिडेट थे उन इलाकों में उतारे जहां पर मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा थी, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे। जब वो यूपी में आएंगे, साफ तौर पे सिंपल सी बात यह है कि यहां पर भी उन इलाकों को चुना जाएगा जहां मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा होगा। और मुस्लिम वोट बैंक सपा के पास रहता है, सपा से छिटक भी सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि राहुल गांधी की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई हैं, और वैसे ही अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया यानी ट्विटर तक ही ट्वीट करके रह जाते हैं। वो रजाई में बैठे बैठे दिल्ली में बैठे किसानों की ठंड को महसूस करने की कला उनके अंदर आ गई है। लोगों को ये बात अगर समझ में आ जाती है कि ये पार्टी अपना क्या कहते हैं सत्ता नहीं पा सकती है, तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना बेहतर है, क्योंकि कम से कम विधायक मुसलमान तो हो जाने चाहिए। तो आप समझते हैं कि मुसलमान का अगर जितनी कमजोर सपा दिखाई देगी उतना मजबूत ओवैसी होने वाला है। एक सवाल यहां पर यह है कि मायावती ने बिहार के इलेक्शन में ओवैसी के साथ अलायंस किया था, तो क्या यूपी में जब ओवैसी आएंगे तो सुश्री मायावती जी उनका स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिहार में मायावती यानी कि बीएसपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, बिल्कुल जड़ें नहीं है, इसीलिए उन्होंने ओवैसी का साथ दे दिया। जब ओवैसी यहां पे आएंगे यूपी में, यहां तो इनकी जड़ें ही जड़ें हैं, यहाँ क्या नहीं है उनका, यहाँ तो सब कुछ है, तो वो ओवैसी का साथ नहीं देने वाली है। पहली बात यहां क्लियर कीजिए। अब बिहार में ओवैसी आखिर क्यों जीते? मैंने बताया ना कि पश्चिम बंगाल में जड़ें मजबूत कर रही थी 2017-2016 के बाद बीजेपी और आरएसएस। ऐसे ही ओवैसी की जो टीम थी वो भी बिहार में कई सालों से लगी हुई थी, वहां जड़ें मजबूत कर रही थी। तब जाकर के उन्होंने कन्वर्ट किया, वोट को कन्वर्ट किया और सीट में तब्दील करके जनता को बता दिया कि उनकी भी उपस्थिति यहां पर है। यूपी में AIMIM की स्थिति क्या है? यहां पर उनकी जड़ें अभी उतनी मजबूत नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर सत्ता या फिर सीट अगर उनको पानी है तो अलायंस किस तरह से होगा वो सब उस पर डिपेंडेंट होगा। चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी प्लस समाजवादी पार्टी से अलग हुए चाचा शिवपाल यादव साथ आने की सिग्नल दे चुके हैं। तो यहां पर समस्या यह है कि बीजेपी को फायदा कराने के लिए सब हो रहा है या फिर बीजेपी को हराने के लिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही इनकी राजनीति को तय करेगा। तो यहां पर एक छोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। कौन? सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल को तो इस फोटो से दिखाया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है ये तो बीजेपी की बी टीम है। चलो हम छोड़ते हैं बीजेपी की बी टीम है नहीं है, हमें और आपको पता नहीं कब पता पड़ेगा, ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कई बार कहा जाता है कि वोट कटवा की भूमिका में ओवैसी साहब रहेंगे। सवाल यहां पर फिर भी वही बन जाता है कि अगर वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी तो अपना पैसा तो फूकेंगे नहीं। आखिर उनको कैसा पैसा ओवैसी जी को पहुंचाया जा रहा है, किसकी तरफ से पहुंचाया जा रहा है, यह भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या बी टीम जिसकी है वो वहां से पैसा आता है या फिर दूसरी कोई खिचड़ी पक रही है? ये मेरी जनता आखिर क्या समझती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाली है। इससे सिंपल तो विश्लेषण मैं आपको नहीं दे सकता, सारे पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए, मिलके बात करते हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।